Okay, fine. So topic for the day is construction services. इसमें जितना अपने एग्जाम में एप्लीकेबल है, दैट इज आईसीएआई ने जितना सिलेबस में डाला है वो तो मैं 100% करा रहा हूँ और थोड़े बहुत पॉइंट एक्स्ट्रा भी करा रहा हूँ, बट इसको तुम्हारे प्रैक्टिकलिटी से कंपेयर नहीं करना, बिकॉज प्रैक्टिकली में एनेक्सर 4 कैसे फाइल करने का है वो सब दिया हुआ है जो अपने एग्जाम में सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है. सो रेट ऑफ टैक्स क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ, एग्जेम्पशन कैसे मिलता है वो मैं बता रहा हूँ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ. उसमें से जो मैंने न्यू लेक्चर्स अपलोड किए हुए आरसीएम मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट मैं यहाँ पे वापस से रिपीट करूंगा. सो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्ट है जो एग्जाम में रेलेवेंट है वो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ. कंस्ट्रक्शन सर्विसेज चालू करने से पहले एक पॉइंट याद रखना, ये मैंने शेड्यूल 2 के साथ ऑलरेडी बता दिया होगा कि कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली मॉडल कैसे चलता है. एक लैंड ओनर होता है, बराबर है, एक बिल्डर होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है और एक बायर होता है, बराबर है. सो दिस आर टोटल पार्टीज. एक लैंड ओनर एक पार्टी होता है, बिल्डर होता है, कॉन्ट्रैक्टर होएगा और बायर होएगा, बराबर है. सो देयर आर 4 पार्टीज टू अ कंस्ट्रक्शन मॉडल नॉर्मली. डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट ने 2 नोटिफिकेशन इशू किया है. एक नोटिफिकेशन नंबर 11 2017 है और एक नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 है. नोटिफिकेशन नंबर 11 2017 में रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है और नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 के अंदर गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया हुआ है. तो जो अपन एग्जेम्प्ट लिस्ट ऑफ सर्विसेज पढ़ता है, डॉक्टर के सर्विसेज पे टैक्स नहीं आएगा, वो सब नोटिफिकेशन नंबर 12 में दिया हुआ है. और जो भी रेट ऑफ टैक्स है वो नोटिफिकेशन नंबर 11 में दिया हुआ है. गवर्नमेंट को अगर रेट ऑफ टैक्स चेंज करने का है तो नोटिफिकेशन नंबर 11 के अगेंस्ट गवर्नमेंट नया नोटिफिकेशन इशू करता है, बट जो चेंजेस होता है नॉर्मली वो नोटिफिकेशन 11 के अंदर ही होता है. सो रेट चेंज हो जाता है बाय वे ऑफ न्यू नोटिफिकेशन, बट स्टिल रेट इज इन द नोटिफिकेशन 11 2017 ओनली. अब गवर्नमेंट ने क्या किया था मालूम है, जब शेड्यूल 2 पहली बार इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था, मतलब जीएसटी जब पहली बार एप्लीकेबल हुआ था, तो गवर्नमेंट ने क्या देखा था कि जो सर्विस टैक्स एप्लीकेबल था, टिल द डेट सर्विस टैक्स वाज एप्लीकेबल, जो बिल्डर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बराबर है, इसमें गवर्नमेंट ने एक न्यू कॉन्सेप्ट इंसर्ट किया था और उसमें बोला था कि बिल्डिंग जो रेसिडेंशियल फ्लैट्स है उसके ऊपर भी हम लोग सर्विस टैक्स लेने वाला है. तो इतने साल तक कोई सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं था. गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स में न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके ये बोल दिया कि अभी से हम लोग जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट है उसके ऊपर टैक्स लेगा और सर्विस टैक्स का रेट जो था वो एप्लीकेबल था एट द रेट 5%. गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो हम लोग टैक्स लेगा एट द रेट 5% और अगर रेडी पोजीशन है तो कोई टैक्स आने वाला नहीं है. क्यों ऐसा है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ शेड्यूल नंबर 2 में. अभी पॉइंट क्या हो गया मालूम है, सर्विस टैक्स में जब ये 5% का रेट आया ना तो ऑब्वियसली फ्लैट का कॉस्ट बढ़ गया होगा. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी आने के बाद बोला कि जो फ्लैट बिल्डर बायर को बेचेगा अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है, रेडी पोजीशन के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है. और उन लोग ने रेट जो सर्विस टैक्स में 5% था उसको बढ़ा के 12% कर दिया और बोला कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे रेट ऑफ टैक्स 12% आएगा, मतलब अभी सब्सटैंशियल वैल्यू ऑफ फ्लैट और बढ़ जाएगा. तो रियल एस्टेट जो बिल्डर है, प्रमोटर है, इन लोग ऑपोजिशन में जाएगा, बोलेगा कि रेट 5 से 12% हो गया, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स महंगा हो गया एंड सो ऑन. तो गवर्नमेंट ने इन लोग को एक एग्जांपल देके प्रूफ दिया वो टाइम पे, बोला कि सर्विस टैक्स में रेट 5% था, जीएसटी में रेट 12% है, बट जीएसटी में हम लोग ने रेट बढ़ाया तो है, बट ये रेट बढ़ाया है विद आईटीसी का प्रोविजन. मतलब सर्विस टैक्स में आप रेट 5% भरते थे बट आप लोग को आईटीसी नहीं मिलता था, जीएसटी में आप रेट 12% भरोगे बट बिल्डर को आईटीसी मिलेगा. तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जब बिल बना के देगा बिल्डर को तो कॉन्ट्रैक्टर जीएसटी चार्ज करेगा और बिल्डर उसका आईटीसी ले सकता है, बराबर है. तो इन लोग ने एक एग्जांपल भी दिया था बिल्डर लोग को कि 12% रेट ऑफ टैक्स में तुम्हारा एक्चुअल इफेक्टिव कॉस्ट जो फ्लैट का है वो कम हो जाएगा. मतलब पहले जो फ्लैट 1 करोड़ में बेचता था सर्विस टैक्स के साथ इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स, वो अभी 1 करोड़ से चीपर हो जाएगा और गवर्नमेंट ने इन लोग को एग्जांपल भी दिया विद फिगर्स. बट फिर बिल्डर लोग ने गवर्नमेंट को रॉन्ग प्रूफ कर दिया, बोला कि आईटीसी में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हर एक जो अपन रॉ मटेरियल खरीदता है वो आईटीसी वाला नहीं होता है. तो इन लोग ने प्रूव कर दिया कि बिल्डर गवर्नमेंट जो आप लोग ने रेट ऑफ टैक्स 12% चार्ज किया है ना,
जरूरी नहीं है हमेशा आईटीसी की वजह से उसका प्राइस कम होने वाला है। तो देयर आर मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे रेट ऑफ टैक्स 12% एप्लीकेबल है बट प्राइस ऑफ फ्लैट बढ़ रहा है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आईटीसी मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 1/4/2019 से एक नया रूल बना दिया बिल्डर्स लोग के लिए, बराबर है। उसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 3/2019 पास किया और गवर्नमेंट ने सारे रेट वो सब रिवाइज कर दिए। कैसे रिवाइज किया मैं बताता हूँ। सो पहली बात तो ये मगजमारी क्यों चालू हुआ, बिकॉज सर्विस टैक्स में रेट 5 था, जीएसटी में रेट 12% था विद आईटीसी। हाउएवर बिल्डर बोलता है आईटीसी का हम लोग को कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है, रेदर फ्लैट का कॉस्ट बढ़ रहा है। तो उन लोग ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और 1/4/2019 से नया प्रोविजन इंसर्ट कर दिया। गवर्नमेंट क्या बोलता है, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लैंड डेवलपर्स का होता है और बिल्डर्स के बीच में होता है, बराबर है। लैंड डेवलपर्स जो होते हैं लैंड ओनर, वो इन लोग को ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स देता है। तो अगर मेरे पास जमीन है तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टीडीआर का होता है। अगर मैंने जमीन सीधा बेच दिया बिल्डर को तो जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो अगर मेरे पास एक लैंड है और मैंने लैंड बेच दिया है तो शेड्यूल 3 के हिसाब से सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग पे टैक्स नहीं आता है। हाउएवर मैंने बिल्डर को लैंड नहीं बेचा है, उसको मैंने टीडीआर दिया है, टीडीआर मतलब डेवलपमेंट राइट्स दिया है, और उसको बोला है कि मेरे बिल्डिंग पे तू फ्लैट कंस्ट्रक्ट कर सकता है। या तो मैंने उसको एफएसआई दिया, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, या तो मैंने उसको जो जमीन है वो लॉन्ग टर्म लीज पे दे दिया है। नॉर्मली गवर्नमेंट जो जमीन देता है वो लॉन्ग टर्म लीज पे देता है, लॉन्ग टर्म मतलब 30 इयर्स और मोर वाला। इसके बदले जो बिल्डर है वो लैंड ओनर को क्या बोलता है, इसके बदले बिल्डर लैंड ओनर को बोलता है कि तूने जो मेरे को ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स दिया है ना, इसके बदले मैं तेरे को 40 फ्लैट्स अलॉट करूंगा जब भी बिल्डिंग रेडी हो जाएगा। तो 40 फ्लैट वो बोलता है कि कंस्ट्रक्शन करके आप लोग को मिलेगा, बराबर है। सो अगर बिल्डर सपोज टोटल 100 अपार्टमेंट्स बनाने वाला था अपने बिल्डिंग में, तो 100 में से वो बोलता है कि 40 अपार्टमेंट में लैंड ओनर को दे दूंगा और 60 अपार्टमेंट मैं खुद रखूंगा। बिल्डर ने क्या किया, लैंड ओनर से लैंड लिया, आर्किटेक्ट को बुलाया, आर्किटेक्ट ने उसको एक पूरा बिल्डिंग का आर्किटेक्ट बना के दिया, इंटीरियर वाले को बुलाया, उसने इंटीरियर का डेकोरेशन, इंटीरियर का वो बना के दिया ब्लूप्रिंट। उसके बाद बिल्डर जो है एलएनटी वाले को अप्रोच करता है और एलएनटी वाले को बोलता है कि ये आर्किटेक्ट ने डिजाइन दिया है, इंटीरियर वाले ने डिजाइन दिया है, लैंड का मेरे पास पेपर है, तू ये जमीन पे मेरे को बिल्डिंग बना के दे, जहाँ पे तू अपना मटेरियल भी यूज करेगा, तू अपना लेबर भी यूज करेगा, मतलब लेबर भी तू लेके आ, सीमेंट स्टील ब्रिक्स जो भी चाहिए वो भी तू लेके आ। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर इसको बिल्डिंग बना के देता है और बिल्डर उसके अगेंस्ट इसको कंसीडरेशन देता है, बराबर है। कॉन्ट्रैक्टर जब बिल्डिंग बनाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में आता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 119, जो ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो चुका है, मैं वापस से नहीं बोल रहा हूँ। बिल्डर क्या करता है, बिल्डर ये फ्लैट का बुकिंग चालू करता है। बिल्डर बायर लोग को बोलता है कि अगर आज फ्लैट का बुकिंग किया, आज फ्लैट का बुकिंग किया मतलब क्या, लैंड रेडी है, लैंड का भूमि पूजन वो सब हो चुका है, नॉर्मली भूमि पूजन के दिन उन लोग वो करता है अलॉटमेंट। उन लोग बोलते हैं कि जिसको अभी फ्लैट खरीदने का है, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन के बाद से चीपर मिलेगा, तो से अभी 1 करोड़ का फ्लैट है, बाद में 1 करोड़ 50 लाख का हो जाएगा, वॉट एवर इट माइट। तो इसमें क्या होता है, बिल्डर लोग फ्लैट अलॉट करता है और सामने वाला इन लोग को कंसीडरेशन देता है। अगर जो कंसीडरेशन मिला, फ्लैट की बात नहीं करो, कैश की बात करो, जो बिल्डर को कैश मिला है वो बिफोर इशुएंस ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है या तो आफ्टर इशुएंस ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो अगर बायर ने फ्लैट बिल्डिंग में बुक किया है और वो बिल्डिंग का अभी तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है कंपीटेंट अथॉरिटी से, कंपीटेंट अथॉरिटी कैन बी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और इट कैन बी आर्किटेक्ट और इट कैन बी एनी अदर पर्सन। अगर इसके पहले मतलब बिल्डिंग कंप्लीट होने के पहले बुकिंग कर दिया तो गवर्नमेंट बोलता है दिस विल बी टैक्सेबल, आफ्टर है तो दिस इज नॉट टैक्सेबल। ये सब मैं शेड्यूल 2 में डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं इसका रीजंस नहीं दे रहा हूं तुम लोग को। तो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी तुम लोग बुक करता है तो इट इज टैक्सेबल, रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी है तो टैक्सेबल नहीं है। पार्ट पैसा अंडर कंस्ट्रक्शन दिया, पार्ट पैसा रेडी पोजीशन में दिया तो इट इज टैक्सेबल, बराबर है। सो पार्शियल कंसीडरेशन बिफोर ओसीए, पार्शियल आफ्टर है तो इट विल बी टैक्सेबल। अगर एंटायर कंसीडरेशन आफ्टर ओसीए तो ही टैक्स आने वाला नहीं है। तो आइदर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर लिखा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर। मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं,
एक नोटिफिकेशन नंबर 11 काम का है जहाँ पे रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है, नोटिफिकेशन 12 में सारा एग्जेम्पशन लिस्ट दिया हुआ है। गवर्नमेंट बोलता है कि जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें नॉर्मली 3 पार्टी होता है, 4 पार्टी होता है। एक होता है लैंड ओनर, एक होता है बिल्डर, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और एक होता है बायर। जो लैंड ओनर है वो अपना डेवलपमेंट राइट्स देता है, या तो एफएसआई देगा या तो लॉन्ग टर्म लीज पे लैंड देगा, जिसके अगेंस्ट या तो बिल्डर कैश देगा या तो कंस्ट्रक्शन करके देगा। तो या तो वो सीधा बोल सकता है कि जो टीडीआर दिया इसके बदले 5 करोड़ रुपए ले लो, या तो फिर जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है 100 में से 40 फ्लैट तेरा हो जाएगा। बिल्डर जो है वो फिर कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच करता है, कॉन्ट्रैक्टर इसको मटेरियल लेबर सब यूज करके देता है और वो उसको पैसा देता है। बिल्डर बुकिंग ओपन करता है, बुकिंग ओपन करने के बाद बायर पैसा देता है। अगर बायर ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पार्शियल या पूरा पैसा दे दिया तो वो टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा, और अगर बायर ने पूरा पैसा आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब इट इज नॉट अ सप्लाई। ये ऑलरेडी मैं शेड्यूल 2 में डिस्कस कर चुका हूं। अब ये मैं इधर रिपीट क्यों कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। नोटिफिकेशन नंबर 3 2019, ये वाला मैं बोल रहा हूं। नोटिफिकेशन नंबर 3 2019 में गवर्नमेंट ने क्या किया, रेट ऑफ टैक्स रिवाइज कर दिया। गवर्नमेंट बोलता है कि पहले हम लोग ने एक कंस्ट्रक्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट में जो फ्लैट है मतलब जो बिल्डर बायर लोग को फ्लैट बेच रहा है, अभी जो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ बिल्डर और बायर के बीच में की बात कर रहा हूं। बिल्डर जो बायर लोग को फ्लैट बेच रहा है, अगर वो फ्लैट अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में है तो रेट ऑफ टैक्स 12% है, और अगर वो फ्लैट नॉर्मल स्कीम में है तो रेट ऑफ टैक्स 18% है। अगर नोटिफिकेशन नंबर 11 2017 पढ़ोगे, मतलब पुराना वाला नोटिफिकेशन, तो इसके हिसाब से अगर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर फ्लैट अलॉट किया है तो रेट ऑफ टैक्स 12% आएगा, और अगर नॉर्मल स्कीम में फ्लैट अलॉट किया है तो रेट ऑफ टैक्स 18% आएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम मतलब जिन लोग का कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर्स है एंड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 45 लाख है। दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन के बीच में एंड लिखा है। कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, मेट्रो सिटी से तो 90 स्क्वायर मीटर बोला है, और जो वैल्यू ऑफ फ्लैट है वो 45 लाख के नीचे होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में जाएगा, जहां पे रेट ऑफ टैक्स 12% दिया हुआ है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट बोलता है कि जब बिल्डर बायर को फ्लैट बेचेगा, तो जब बिल्डर फ्लैट ऑफ कॉस्ट का फ्लैट का कॉस्ट लेगा, तो बिल्डर खुद का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो सब भी लेगा, प्लस लैंड का वैल्यू भी इंक्लूड करके लेगा, बिकॉज लैंड जो उसने टीडीआर के लिए कंसीडरेशन दिया वो उसके लिए कॉस्ट हो जाता है। बट गवर्नमेंट मेरे को बोलता है कि जब भी हम लोग बिल्डर के फ्लैट पे टैक्स लेता है ना, तो वो जो फ्लैट में लैंड का वैल्यू है वो हम लोग कंसीडर नहीं करता है। तो जब बिल्डर बायर को फ्लैट बेचेगा तो दैट टैक्स विल बी एप्लीकेबल ऑन ओनली बिल्डिंग पोर्शन, नॉट ऑन द लैंड पोर्शन, बिकॉज लैंड में टीडीआर टैक्सेबल अलग से हो ही जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अभी कॉस्ट ऑफ लैंड कैसे निकालेंगे, तो हर एक बिल्डर अपना अपना अलग कॉस्ट बताएगा, वो मगजमारी में जाएगा कि ये कॉस्ट नहीं है, ऐसा कॉस्ट है एंड सो ऑन। तो गवर्नमेंट ने डीमिंग फिक्शन डाल दिया, और गवर्नमेंट ने बोला लैंड का जो वैल्यू है हम लोग अज्यूम करेगा 1/3 ऑफ टोटल वैल्यू है, बराबर है। सो टोटल वैल्यू द 1/3 विल बी कॉस्ट ऑफ लैंड। मतलब अगर इफेक्टिव रेट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में देखूं तो टोटल अगर बिल्डर ने बायर को फ्लैट 1 करोड़ रुपए में बेचा, तो आप लोग के पास दो चॉइस है, प्लीज ये लिख के रखना। अगर बिल्डर ने बायर को फ्लैट 1 करोड़ में बेचा, या 1 करोड़ 20 लाख में लिख रहा हूं, सिर्फ कैलकुलेशन इजी हो जाएगा इसके लिए। 1 करोड़ 20 लाख में अगर बिल्डर ने फ्लैट बेचा तो फ्लैट का वैल्यू सिर्फ 2/3 है, बिकॉज लैंड का वैल्यू 1/3 है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लेता है गवर्नमेंट। तो मैं बोल सकता हूँ 3 4 40 80 लाख इज द टोटल वैल्यू ऑफ फ्लैट। तो 80 लाख के ऊपर आप लोग को नॉर्मल स्कीम में 18% टैक्स भरना पड़ेगा। तो 80 लाख रुपीस के ऊपर 18% टैक्स कितना आएगा, कंप्यूट कर लेना ना प्लीज। या तो आप लोग के पास चॉइस है कि अगर फ्लैट का वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख है, तो जो रेट ऑफ टैक्स 18% है नॉर्मल स्कीम में, उसका 2/3 कर लो, तो 18% डिवाइड बाय 3 मतलब 6 इंटू 2 12। तो आप सीधा रेट ऑफ टैक्स इधर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। या तो वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख को 2/3 करके मल्टीप्लाई बाय पूरा रेट 18% करो, या तो पूरे वैल्यू को अबेटेड रेट से मल्टीप्लाई करो बाय 12%, यू विल गेट द सेम आंसर। आप कंपेयर कर लेना, आंसर विल बी सेम, बराबर है। सो गवर्नमेंट ने बोला है कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर जो रेट है वो कितना रेट है, 12% है।
रिपीट करेंगे क्या? रेट कितना है? 12%। और अगर लैंड का कॉस्ट में हटा दूं तो 8% हो जाएगा, दैट इज 12 का 2/3। और इधर अगर मैं लैंड का कॉस्ट हटा दूं तो रेट 12% हो जाएगा। बराबर है? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन नोटिफिकेशन नंबर 11 पढ़ रहे हैं। नोटिफिकेशन नंबर 11 के अंदर जो रेट ऑफ टैक्स बिल्डर और बायर के फ्लैट्स के बीच में दिया हुआ था, उसमें ऐसा स्पेसिफाइड था कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो टैक्स एप्लीकेबल होएगा, रेडी पोजेशन प्रॉपर्टी है तो टैक्स एप्लीकेबल नहीं होएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अगर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अगर फ्लैट बुक किया है तो गवर्नमेंट बोलता है रेट ऑफ टैक्स 12% है, नॉर्मल स्कीम में बुक किया है तो रेट ऑफ टैक्स 18% है। बट ये जो रेट ऑफ टैक्स है वो टोटल वैल्यू के ऊपर है। अगर लैंड का कॉस्ट हटा देंगे, अबेटमेंट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है तो लैंड का कॉस्ट कंसीडर नहीं होएगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड इग्नोर करने का। डीमिंग फिक्शन के हिसाब से 1/3 वैल्यू ऑफ लैंड है। तो अगर रेट में रिड्यूस करूं तो रेट 8% और 12% है। तो या तो वैल्यू को कम करके पूरा रेट मल्टीप्लाई करो या तो रेट को कम कर दो। यू हैव एनी ऑप्शंस, यू डू व्हाटएवर, आंसर विल रिमेन द सेम। अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 3 2019 में बिल्डर लोग के रिक्वेस्ट पे क्या किया? रेट ऑफ टैक्स चेंज कर दिया। गवर्नमेंट बोलता है जो सर्विस टैक्स में रेट था वो हम लोग वापस से बैक टू ओरिजिनल ला रहा है। मतलब अगर आप लोग ने ये जो है, ये जो टेबल मैंने दिया है प्रिंटेड टेबल, वो नोटिफिकेशन नंबर 3 2019 से रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट मैंने कॉपी किया है। गवर्नमेंट बोलता है अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग रेसिडेंशियल अपार्टमेंट ले रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट में जो RREP है और जो प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 2019 के बाद कमेंस हुआ है, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना है, टेक्निकल टर्म ध्यान से सुनना। 31 मार्च 2019 तक जो रेट ऑफ टैक्स था वो 18 और 12% था। 1 अप्रैल से नया रेट आ गया, नया रेट 1 और 5% आया। पुराना रेट 12 अफोर्डेबल पे था, 18 नॉर्मल पे था। अभी अफोर्डेबल पे 1 है और 18 अपना 5% अपना नॉर्मल पे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम लोग ने सारे बिल्डर लोग को चॉइस दिया है। जो बिल्डर लोग ने 1/4/2019 के बाद कमेंस किया है कंस्ट्रक्शन, मतलब प्रोजेक्ट ही 1/4/2019 के बाद चालू होने वाला है, उन लोग के पास एक ही चॉइस है, उन लोग को रेट ऑफ टैक्स 1% और 5% अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। उन लोग के पास चॉइस नहीं है कि 12 और 18 लेके ITC ले लो। मतलब फॉर एवरी बिल्डर जिन लोग का प्रोजेक्ट कमेंस हुआ है 1/4/2018 को, सॉरी 1/4/2019 को, उन लोग के पास कोई चॉइस ही नहीं है। उन लोग को टैक्स जो पे करने का है वो 1% और 5% पे करने का है, बट उन लोग को ITC नहीं मिलेगा। और ये बिल्डर लोग ने खुद ने ये स्कीम लॉन्च करने के लिए बोला था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी बना दिया। बट अगर जो बिल्डर है जिन लोग ने ना प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है 31 मार्च तक, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो उन लोग 12 और 18% से ही भरेगा। बट अगर ऐसे कोई बिल्डर है जिन लोग का प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, व्हाट इज ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, वो नीचे वाले डेफिनेशंस में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझना, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट मतलब जिन लोग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट अप्रैल 1 से पहले चालू हो गया बट अब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स वाले को गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अगर तुम लोग का ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑन गोइंग मतलब सिंपल टर्म में ऐसे प्रोजेक्ट जो पहले चालू हो गए थे अप्रैल 19 से पहले, बट जिन लोग का कंस्ट्रक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स वाले लोग हैं तो उन लोग को गवर्नमेंट ने चॉइस दिया था, या तो तुम लोग 1 अप्रैल वाली स्कीम में चले जाओ, मतलब रेट 1% और 5% आएगा, या तो तुम लोग पुराने स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हो, दैट इज 12 और 18% वाले। पुराने स्कीम को कंटिन्यू करोगे तो तुम लोग को ITC मिलेगा, नए स्कीम में जाओगे तो ITC नहीं मिलेगा। दिस वाज चॉइस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द बिल्डर्स और द डेवलपर जिन लोग का प्रोजेक्ट ऑन गोइंग चल रहा है। इन लोग को गवर्नमेंट ने एक फॉर्म भरने बोला था, एनेक्चर 4 का फॉर्म, 10 मई तक लास्ट डेट था, वो सब अपने एग्जाम में काम का नहीं है। सिर्फ इतना समझना ना, अगर कोई बिल्डर ने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में पुराना स्कीम अगर अप्लाई किया है, मतलब उसने बोला है कि मेरे को अभी भी रेट 12 और 18% चाहिए, तो उन लोग को ये वाला जो टेबल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये वाला जो टेबल अपन नोटिफिकेशन नंबर 3 वाला पढ़ रहे हैं, वो किन लोग को एप्लीकेबल है? ऐसे लोगों को एप्लीकेबल है जिन लोग का प्रोजेक्ट कमेंस हुआ है 1 अप्रैल के बाद, या तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, जो जो टिक करा हो देखो ना, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है जहां पे प्रमोटर ने नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन, मतलब उन लोग ने पुराना वाला जो स्कीम था वो वाला रेट लेने का डिसाइड नहीं किया। उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भी नए स्कीम में जाएगा। मतलब ऐसे बिल्डर जिन लोग ने 1 अप्रैल 2019 के बाद प्रोजेक्ट कमेंस किया, उन लोग के पास तो एक ही चॉइस है, रेट ऑफ टैक्स 1 या तो 5% आएगा।
और ऐसे बिल्डर जिन लोग का प्रोजेक्ट पहले ही कंप्लीट हो गया उन लोग के पास भी एक ही चॉइस है, रेट ऑफ टैक्स 12 या तो 18% आएगा। बट ऐसे बिल्डर जिन लोग का ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का मतलब क्या, अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ एज ऑन 1 अप्रैल, उन लोग के पास ऑप्शन था या तो उन लोग पुराने स्कीम में जा सकता है तो नए स्कीम में जा सकता है। जिन लोग ने नए स्कीम में लिया उन लोग को अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में जो आरआरईपी वाले प्रोजेक्ट्स है उसमें रेट ऑफ टैक्स 0.75% आएगा। प्लीज रिमेंबर दैट ये जो 0.75 है वो सीजीएसटी का रेट है, मतलब मैं बोल सकता हूँ एसजीएसटी इसमें ऐड करोगे 0.75 तो टोटल रेट 1.5 हो जाएगा। ये जो रेट है वो विद वैल्यू ऑफ लैंड है, तो वैल्यू ऑफ लैंड हटा के बिल्डर बायर से टैक्स लेगा। तो इसका अगर तुम लोग 2/3 लोगे, 2/3 तो इफेक्टिव रेट 1% आ जाएगा, बराबर है। सो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर अफोर्डेबल रेसिडेंशियल हाउस है ऐसे बिल्डर लोग के लिए जिन लोग ने 1 अप्रैल 2019 से कंस्ट्रक्शन चालू किया है या तो उन लोग ने पुराने रेट पे टैक्स भरने का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है, तो इन लोग के पास अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में रेट ऑफ टैक्स जो पहले 12% था अभी 1.5% हो गया है। इफेक्टिव रेट जो पहले 8% था, 2/3 अभी 1% हो गया। बट ये जो प्रोजेक्ट है वो आरआरईपी में होना चाहिए। आरआरईपी मतलब क्या, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। आरआरईपी मतलब क्या बोला, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। व्हाट इज रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, वो नीचे मैंने दिया हुआ है। अगर सपोज एक बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है जिसमें सबके सब फ्लैट रेसिडेंशियल है तो वो आरआरईपी हो गया। तो 100% ऑफ बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल फ्लैट वाला है तो उसको अपन आरआरईपी बोलेंगे। ओके। अगर एक बिल्डर है जो ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स बना रहा है और उसके ऊपर सब बिल्डिंग बना रहा है तो एक ही एस्टेब्लिशमेंट में रेसिडेंशियल भी है और कमर्शियल भी है, तो अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है उसका कारपेट एरिया जो है 15% को एक्सीड नहीं कर रहा है टोटल कारपेट एरिया का, तो अगर पूरे बिल्डिंग का कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर फीट है उसका मैक्सिमम 15% अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वैसे प्रोजेक्ट को अपन आरआरईपी ही बोलेगा। और अगर 15% से कमर्शियल वैल्यू एक्सीड करता है तो उसको अपन आरआरईपी नहीं बोलेगा, उसको आरईपी बोलेगा, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। मतलब मॉल बनाया तो मॉल इज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अगर एक बिल्डिंग में शॉप भी है और एक ही बिल्डिंग में घर भी है तो घर और शॉप में शॉप का कारपेट एरिया पूरे बिल्डिंग के कारपेट एरिया के 15% को एक्सीड करता है तो वो आरईपी है, आरआरईपी नहीं है। तो दो टाइप के प्रोजेक्ट है, एक आरआरईपी प्रोजेक्ट होएगा और एक आरईपी प्रोजेक्ट होएगा। आरआरईपी मतलब 15% कारपेट एरिया कमर्शियल का है, आरईपी मतलब मोर देन 15% है। अगर आरआरईपी प्रोजेक्ट में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अगर फ्लैट बेच रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम मैंने तुम लोग को ओवरव्यू दिया जिसका कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर है और वैल्यू ऑफ फ्लैट 45 लाख है, तो ऐसे फ्लैट के लिए रेट ऑफ टैक्स इफेक्टिवली 1% आएगा। मैं 1% बोल रहा हूं बट एक्चुअल रेट 1.5 है, उसका 2/3 लेके 1% अपन ने किया है, बराबर। अगर आप लोग ने कंस्ट्रक्शन किया है रेसिडेंशियल अपार्टमेंट अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम आरआरईपी के अंदर, तो रेट ऑफ टैक्स 3.75 सीजीएसटी, 3.75 एसजीएसटी, मतलब आई थिंक 7.5 टोटल होएगा। 7.5 का 2/3 अपन लेंगे तो इफेक्टिव रेट जो आएगा 36, 7.5 का 2/3 देखो ना, 2.5 into 2 5%, तो इफेक्टिव रेट 5% आ जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा तो चलेगा, अगर आप लोग आरआरईपी प्रोजेक्ट में हो वो सेम है, ये सब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये उन लोग को ही एप्लीकेबल है जिन लोग ने 1 अप्रैल के बाद प्रोजेक्ट कमेंस किया है या तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, मतलब जो प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आरआरईपी वाले में अफोर्डेबल में जो रेट है वो टोटल इफेक्टिव रेट जो है वो 1% है, और अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में टोटल इफेक्टिव जो रेट है वो टोटल 5% है। 5% बट जो है 2.5 होएगा और वो लैंड का कॉस्ट हटाने के बाद का रेट है, तो कॉस्ट ऑफ लैंड 1/3 हटाने के बाद रेट 5% है। डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आप लोग ने कमर्शियल अपार्टमेंट बनाया, मतलब जो नीचे दुकान बनाई है, शॉप्स, ऑफिसेस, गोडाउन, जो आरआरईपी प्रोजेक्ट में आ रहा है और ये 1/4 वाला है तो इसके ऊपर भी हम लोग ने रेट 5% ही रखा हुआ है, दैट इज 3.5 टोटल 7.5, उसका जो 2/3 होएगा दैट इज 5%। तो अगर आरआरईपी प्रोजेक्ट है उसमें अगर कमर्शियल अपार्टमेंट बन रहा है तो कमर्शियल अपार्टमेंट के ऊपर गवर्नमेंट मेरे को बोलता है रेट ऑफ टैक्स जो होएगा वो सेम रहेगा 5% वाला, प्रोवाइडेड आरआरईपी होना चाहिए, आरईपी नहीं होना चाहिए। आरआरईपी का मतलब 15% कारपेट एरिया वाला।
अगर तुम लोग आरईपी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो रेसिडेंशियल का रेट तो सेम है, चेक करना ना ये वाला पॉइंट, आईसी एंड आईडी चेक करना ना। अगर अफोर्डेबल रेसिडेंशियल प्रोग्राम है और वो आरईपी है, रियल एस्टेट प्रोग्राम है, आरईपी मतलब कमर्शियल का वैल्यू 15% को एक्सीड कर रहा है, तो रेट ऑफ टैक्स रेसिडेंशियल में यही है सेम 1%, रेसिडेंशियल अदर देन अफोर्डेबल में रेट सेम ही है 5%, कमर्शियल में रेट चेंज हो गया, चेक करना ना प्लीज। ओके, कमर्शियल में पॉइंट नंबर आई ई देखना, पॉइंट नंबर आई कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अपार्टमेंट इन एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अंडर एनी स्कीम स्पेसिफाइड, ये बी सब आइटम सी डी ई वो सब छोड़ दो ना, यहाँ पे लिखा है लास्ट में एज एक्सरसाइज ऑप्शन टू पे सेंट्रल टैक्स ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द अपार्टमेंट एट रेट स्पेसिफाइड देयरिन, तो रेट 6% होएगा, मतलब ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की बात कर रहा है, और ये ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की बात कर रहा है जिन लोग ने पुराना ऑप्शन अभी भी एक्सरसाइज किया हुआ है, इन लोग नए ऑप्शन में जाने वाले नहीं है। और अगर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल अपार्टमेंट का है या रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का है अदर देन अफोर्डेबल, तो रेट ऑफ टैक्स जो है वो 18% आएगा, ये 18% का 2/3 अपन लेगा, मतलब 12% आ जाएगा, बराबर है। ओके, सो मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा, एक्चुअली बीच में आ रहा है। अभी यार ये क्या हो रहा है पता नहीं। ओके, सो अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि रेट ऑफ टैक्स मुझे डिटरमाइन करने का है, सो रेट ऑफ टैक्स में 2 पॉइंट है, बराबर है। पहला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन जो है वो कमेंस हो रहा है 1 अप्रैल 2019 और आफ्टर, बराबर है। या तो फिर प्रमोटर मतलब बिल्डर ऑप्टेड टू पे टैक्स एज पर नोटिफिकेशन नंबर 3/2019 फॉर एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, और एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, बराबर है। तो अगर कोई बिल्डर है जिन लोग का प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रैल 19 से पहले चालू हो गया था, बट अगर वो लोगों ने ऑप्शन बोला है कि हम लोग अप्रैल 19 के बाद वाला जो रेट एप्लीकेबल है 1% 5% वो लेगा, तो वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है। और अदर बिल्डर्स के लिए, अदर बिल्डर्स मतलब बेसिकली who have opted for rate specified in notification number 11/2017, बराबर है, दैट इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, बराबर है।
सो समझना ना प्लीज, रेट ऑफ टैक्स के लिए दो अपने पास चॉइस है। पहला, कंस्ट्रक्शन वो कमेंस हुआ है, अगर 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ है तो एक ही चॉइस है 1% और 5% वाला। बट अगर ऐसे बिल्डर है जिन लोग का कंस्ट्रक्शन पहले कमेंस हो गया बट एज ऑन अप्रैल वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो वैसे लोगों के पास दो चॉइस है, या तो उन लोग न्यू ऑप्शन ले सकता है तो पुराने ऑप्शन के साथ कंटिन्यू कर सकता है। अगर इन लोग न्यू ऑप्शन ले रहा है, न्यू ऑप्शन, सो दो पॉइंट है, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट और कमर्शियल अपार्टमेंट, बराबर है। रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में भी दो चॉइस है, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट RREP वाला है या REP वाला है, बराबर है। रेसिडेंशियल अपार्टमेंट RREP वाला होगा या REP वाला होगा, टैक्स रेट सेम ही एक्चुअली देखा जाए तो। यार एक्चुअली मूव नहीं हो रहा है। तुम लोग इतना कॉपी करो ना, मैं फिर तुम लोग को लिखाता हूँ, बिकॉज ये मूव नहीं होएगा। आई डोंट नो व्हाई दिस प्रॉब्लम। इतना कॉपी करना ना, पहले रेड पेन सेटिंग देना, नोट नंबर 1 रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स में ये दो एरो बनाना, कंस्ट्रक्शन कमेंस डैश 1 अप्रैल 2019 और आफ्टर। ये पूरा कॉपी करो ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। और प्रमोटर हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स एज पर नोटिफिकेशन नंबर 3 2019 फॉर एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, फॉर एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड पे लिखना अदर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, अदर बिल्डर्स या तो अदर प्रमोटर्स। अदर प्रमोटर्स में लिखना बैलेंस ब्रैकेट्स में, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, in respect of ongoing projects who have opted to pay tax, in respect of ongoing projects who have opted to pay tax as per notification number 11 2017, as per notification number 11 2017। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे जो अपन ने 1 अप्रैल वाला लिखा, उधर से दो एरो बनाना। फर्स्ट एरो पे लिखना रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, सेकेंड एरो पे लिखना कमर्शियल अपार्टमेंट्स, कमर्शियल अपार्टमेंट्स। रेसिडेंशियल अपार्टमेंट से दो एरो आएगा, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट से दो एरो। फर्स्ट एरो पे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, सेकेंड एरो पे अदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। फर्स्ट एरो पे अफोर्डेबल हाउसिंग अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, सेकेंड एरो पे अदर अपार्टमेंट्स। अफोर्डेबल रेसिडेंशियल में लिखना 1%, अदर देन अफोर्डेबल में लिखना 5%, अदर देन उसमें लिखना 5%, और दोनों में कॉमन एरो बना के लिखना irrespective whether project is RREP or REP, irrespective whether the project is RREP or REP। तो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का तो रेट सेम ही है 1% और 5%, REP होएगा तो भी रेट सेम है, RREP होएगा तो भी रेट सेम है।
जो अपन ने 1/4 वाला एरो लिखा था, 1/4 वाले में अपन ने रेसिडेंशियल और कमर्शियल लिखा था। कमर्शियल में से 2 एरो आएगा। कमर्शियल के फर्स्ट एरो पे लिखना RREP, RREP, RREP। उसके नीचे लिखना 5%, 5%। एंड सेकेंड एरो पे REP, REP, REP 12%, REP 12%। तो अपन ने रेसिडेंशियल में अफोर्डेबल में 1% लिखा है, अदर्स में 5% लिखा है, और दोनों में कॉमन लिखा है RREP और REP में रेट सेम है। कमर्शियल में अपन ने RREP में लिखा है 5% और REP में लिखा है 12%। चारों के नीचे कॉमन नोट आएगा, ऑल द अबव रेट्स आर एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ लैंड। All the above rates are excluding the value of land. All the above rates are excluding the value of land. बराबर है। सेकेंड एरो पे अपन ने लिखा है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में, ऑन वो वाला जहां पे बिल्डर ने हायर रेट अडॉप्ट किया था, उसमें लिखना पॉइंट नंबर ए, उसमें एरोज वो सब मत बनाना, पॉइंट नंबर ए लिखना। फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम -8%, -8%। अदर अपार्टमेंट्स -12%, अदर अपार्टमेंट्स -12%। नेक्स्ट कमर्शियल अपार्टमेंट 12%, कमर्शियल अपार्टमेंट 12%। और बाजू में लिखना ऑल द अबव वैल्यू, ऑल द अबव वैल्यू आर एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ लैंड, ऑल द अबव वैल्यू आर एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ लैंड, आर एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ लैंड, आर एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ लैंड। आई थिंक इतना समझेगा। सो अपन ने अभी तक ये पढ़ा कि जो रेट ऑफ टैक्स है वो क्या एप्लीकेबल है अगर बिल्डर बायर को फ्लैट बेचता है। तो आई रिपीट, अगर बिल्डर बायर को फ्लैट बेचेगा तो क्या रेट एप्लीकेबल है, ये अपन ने अभी तक वो पढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये मेरे को समझ ही नहीं रहा है क्या हो रहा है।